हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू30 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग अगस्त माह में जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई हैं, सारी घटनाओं को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनने वाले हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा तो अगस्त माह से एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है, क्योंकि इस मंथ में आप देखेंगे बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे कि पेरिस ओलंपिक हो गया, राज्यपालों में परिवर्तन हो गया, 8 से 9 राज्यों के राज्यपाल में परिवर्तन किया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, सारी घटनाओं को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए, इसके अलावा देखिए, अगर आप लोग करंट अफेयर ऐसे मंथली नहीं कवर करेंगे, आप सोचते हैं कि हाँ हमारा जब एग्जाम होगा उस टाइम पे हम कवर कर लेंगे। अगर आप उस टाइम पे कवर करेंगे तो आप मैगजीन उठाएंगे और मैगजीन में देखेंगे तो आधी चीजें मिस रहती है और आधी चीजें ही दी जाती हैं। या तो अगर आप कोई बहुत मोटी सी मैगजीन ले लेंगे तो वो हमारे एक बुक के बराबर हो जाएगी, एक सिलेबस कवर हो जाएगा वहां पे, है ना। एक बहुत मोटी से बुक के बराबर हो जाता है। इस वजह से हमें लास्ट में फिर लगता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। इस वजह से जो भी हम मंथली मैगजीन लाते हैं उसको आप कवर करते हुए चलिए। लास्ट में आप देखेंगे जो करंट अफेयर से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, आज की हम पहली स्लाइड में देखते हैं अगस्त माह में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। क्वाड देशों की बैठक हुई है। क्वाड देश, देखिए क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं क्या होता है, चतुर्भुज होता है। क्या होता है, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसे ही क्वाड देश बनाए गए हैं। और जो क्वाड देशों की बैठक हुई है वो कहां पे हुई है, जापान के टोक्यो में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जापान में क्वाड देशों की बैठक हुई है। क्वाड देश में कौन कौन शामिल देश है ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और यूएसए है। कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। ये सब किस में आते हैं, तो क्वाड देशों में आते हैं। और जो क्वाड देशों की बैठक हुई है वह जापान में हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता हुई है किसे किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में। ये 2+2 वार्ता क्या है, तो दोनों देशों के विदेश मंत्री और दोनों देशों के रक्षा मंत्री आपस में बात की है। इसे हमने क्या बोला, 2+2 वार्ता। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही बन जाएगा कि 2+2 वार्ता किसे किसके बीच में हुई है, तो आपको याद रखना है भारत और जापान के बीच में। और उनमें भी किसके किसके बीच में, तो आप याद रखेंगे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में। ठीक है, भारत का विदेश मंत्री और जापान का विदेश मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री और जापान का रक्षा मंत्री। अब देखेंगे भारत का विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर प्रसाद जी हैं। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हैं। उसके बाद देखिए, भारत के एफडीआई या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा भागीदार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन है, तो आपको याद रखना है सिंगापुर। कौन है, सिंगापुर। मतलब भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कौन करता है, तो वह सिंगापुर देश है। कितना, $11.77 बिलियन का इन्होंने निवेश किया है। एफडीआई से क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक माचिस की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए सिंगापुर वाला कोई है, ये आंग चांग चुंगली कुछ भी आप कुछ मान लीजिए, इस चांगू करके इसका नाम आ गया। ठीक है, अब ये बोले इसके पास पैसा है तो बोलेगा ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को जरूरत है माचिस के लिए, मतलब माचिस उद्योग के लिए, तो यहाँ पे मैं उद्योग खोल सकता हूँ। तो ये उद्योग खोलेगा तो इसको फायदा क्या होगा, देखिए पहली बात तो इसके जो माचिस है वो बिकेंगे यहाँ पे। दूसरा, जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो एफडीआई का सबसे ज्यादा जो पर्पस होता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, वो होता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, बाकी जो यहाँ की जो सामान रहेंगे वो सामान भी थोड़े से सस्ती मूल्य में हमें मिल जाते हैं। तो एफडीआई सबसे ज्यादा निवेश किसी ने किया है, तो आपको याद रखना है सिंगापुर ने किया है। इसके अलावा 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन हेतु ई साक्ष्य ऐप अभी हाल ही में लाया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। कौन, अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा, ई साक्ष्य ऐप। ई साक्ष्य ऐप से होगा क्या, तो अपराध स्थल की जो साक्ष्य है, मान लीजिए कहीं पे क्राइम हुआ है, कुछ भी जो क्राइम होता है तो उसके जो साक्ष्य हैं, गवाह है, जानकारी, गवाह की जानकारी, फोटो, वीडियो सुरक्षित करने के लिए लॉकर, मतलब जो भी अपराध स्थल की जो भी चीजें हुई हैं उनके लिए लॉकर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये है ई साक्ष्य ऐप में। किसने लॉन्च किया है, अमित शाह ने। और ये 3 नए आपराधिक कानून है, उसमें क्या क्या आता है, तो भारतीय न्याय संहिता आती है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आती है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आता है। उसके बाद है एकीकृत पेंशन योजना, जिसे हम यूपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूपीएस बोलते हैं। इसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।
किसको? एकीकृत पेंशन योजना को। आपने देखा होगा जो पेंशनधारी है वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो एकीकृत पेंशन योजना भी हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। कब लागू किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, इस योजना में है क्या? तो देखिए इसमें देखा जाएगा कि अब आपकी रिटायरमेंट की एज हो गई, अब रिटायरमेंट आप लेने वाले हैं, तो जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं उसके 1 साल पहले मतलब 12 माह तक की जो भी आपकी सैलरी थी उसका औसत निकाला जाएगा कि जो 12 माह में आपकी जो भी सैलरी बनी है उसका औसत क्या है, और औसत का आधा आपको पेंशन मिलेगा। ये है एकीकृत पेंशन योजना। आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है क्या है ऐसे करके, बस आपको याद क्या रखना है कि लागू कब से हुआ है, तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होने वाला है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका ये 10वां वर्ष अभी हाल ही में हुआ है। 10 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के। यह कब लाया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लाया गया था। पर्पस क्या था? अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का पर्पस ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, और इसके 10 वर्ष अभी हाल ही में हुए हैं। कब? 28 अगस्त 2014 को। आपको याद क्या रखना है? देखिए जितनी भी योजनाएं हैं आपको पता है यहां भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो डेफिनेटली अब हमारी योजनाओं से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनेंगे। आपने देखा भी जैसे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ, तो जितने भी अब आने वाले पेपर होने वाले हैं सभी में योजनाओं से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ की जो भी योजनाएं हैं और केंद्र में भी जो योजनाएं चल रही हैं, दोनों योजनाओं को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म है योजनाओं से पूछा ही जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 कहां पे हुआ है? भारत में हुआ है। मेजबानी किसने किया है? भारत ने किया है। ये कैसा हुआ था? वर्चुअल हुआ था। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी थे, आपने देखा होगा टीवी में, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पे कोई इटली का हो गया, कोई जापान का हो गई, कोई फ्रांस का हो गया, तो अलग अलग लोग इनसे जुड़े हुए थे। तो तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहाँ पे हुआ है? तो इंडिया में हुआ है। इसका थीम क्या था? एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। ठीक है, सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण इसका थीम था। तो आपको याद रखना है तीसरा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहां पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। उसके बाद देखिए मंकी पॉक्स रोग, ये कैसे होता है? तो वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस के द्वारा भी फैलता है, कवक के द्वारा भी फैल जाता है और बैक्टीरिया के द्वारा भी, लेकिन मुख्यतः किसके द्वारा? तो वायरस के द्वारा। वायरस जनित ये रोग है। ठीक है, कौन सा? मंकी पॉक्स। उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा टीवी में या फिर इमेज में, आपने मोबाइल में भी आपके कभी ना कभी तो इमेज आया होगा, इंसान रहता है और उसके हाथ में ऐसे लाल लाल क्या दाने टाइप के रह जाते हैं, हाथ पैर ये बॉडी पे, है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मंकी पॉक्स रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो ये संक्रामक रोग होता है, लोगों और जानवरों के बीच में इसका फैलाव होता है। शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाना, बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द हो जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी, नाम क्या है? INS अरिघाट। ठीक है, तो भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिघाट, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अभी हाल ही में सैन्य अभ्यास हुए हैं अगस्त माह में, तो मित्र सैन्य अभ्यास जो हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र सैन्य अभ्यास हुआ है, या फिर मित्र शक्ति अभ्यास हुआ है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में, और अभ्यास उदार शक्ति के किसके बीच में हुआ है? तो भारत और जो 20 देश है, 20 देशों के बीच में हुआ है। भारत और 20 देशों की वायुसेना के बीच में अभ्यास उदार शक्ति हुआ है। मित्र श्रीलंका, और आपको याद रखना है अभ्यास उदार शक्ति भारत और 20 देश रहेंगे, और उसमें वायुसेना के बीच में ये हुआ है। फिर उसके बाद देखिए जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, और इसके अलावा तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कहाँ कहाँ का? फिजी। आपको देशों का नाम याद रखना है, फिजी का और तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को। देखिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या रहेगा? फिजी का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? आप सोचोगे द्रौपदी मुर्मू जी को, इनको हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का आपका पहले ध्यान जाएगा और आप वहां पे गलत कर देंगे। आपको याद रखना है फिजी का और तिमोर लेस्ते का किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को।
उसके बाद देखिए 23 अगस्त 2024 पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। कब? 23 अगस्त 2024। आखिर 23 अगस्त इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को मतलब एक साल पहले चंद्रयान 3 हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ था। और वहां पे जो लैंडर है उस लैंडर का भी नाम आपको याद रखना है विक्रम लैंडर, जो कि चंद्रयान की सतह पर लैंड किया था। क्या? तो विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 कब सक्सेस हुआ था? तो 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया था। इस वजह से 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। उसके बाद देखिए रामसर साइट में 3 नई आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। ये रामसर साइट है क्या? देखिए तो होता क्या है, 2 फरवरी कब? 2 फरवरी 1975 को। कब? 2 फरवरी 1975 को ईरान के कहां पे? ईरान के रामसर में। कहां पे? ईरान के रामसर में एक बैठक होता है। ठीक है, ईरान के रामसर में एक बैठक का आयोजन होता है कि हमें आर्द्रभूमि जो है उन्हें बचाना है। आर्द्रभूमि में क्या क्या आता है? तो जो ऐसा स्थल, ऐसा जगह है जो कि जल से घिरा हुआ होता है और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम रामसर साइट में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जो बैठक हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आपके बनेगा कि रामसर साइट की जो पहली बैठक हुई है वो कहां पे? तो ईरान के रामसर में। कब? 2 फरवरी 1975 को। इसमें होता, देखिए हमारा जो इंडिया है वो कब शामिल होता है? तो 1981-82 में इंडिया हमारा शामिल होता है। किसमें? रामसर साइट में समझौता के तहत ये उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन समझौता कब होता है? 1975 में होता है। अभी हाल ही में 3 नई आर्द्रभूमि शामिल की गई है। कौन कौन सी? तो यहां पे आप देखेंगे ये है नंजरायण। क्या है? नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य। कहां पे है? तो यह तमिलनाडु में है। फिर काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पे है? तमिलनाडु में है। इसके अलावा तवा जलाशय, ये कहां पे है? एमपी में है। तो अब हमारे इंडिया में कुल कितने आर्द्रभूमि हो जाएंगे? तो 85 आर्द्रभूमि जो कि रामसर साइट में शामिल की गई हैं। इंडिया की कुल कितनी आर्द्रभूमियां हैं? तो 85 आर्द्रभूमि जो कि रामसर साइट में शामिल की गई है। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि कौन से राज्य की है? तो वो भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु की। 18 ऐसा जगह है जो कि रामसर साइट में सम्मिलित किए गए हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु की, आपको याद रखना है। पहली आर्द्रभूमि साइट कब? तो 1981 में। नाम क्या है? तो केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पे है? तो यह है राजस्थान में। इसके अलावा चिल्का झील, यह कहां पे है? ओडिशा में। तो पहला जो आर्द्रभूमि साइट है हमारे इंडिया का, वह 1981 में शामिल हुआ है। नाम क्या है? तो केवलादेव नेशनल पार्क और चिल्का झील। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, आपको सारी चीजें याद रखनी है। उसके बाद देखिए राज्यपाल। अभी हाल ही में 9 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो राज्यपाल के बारे में आपको याद रखना है। राज्यपाल के लिए देखिए आर्टिकल 153 है। क्या बोलते हैं? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ऐसा कब बोला गया? तो यह पहले बोला गया, संविधान में बोला गया था। ठीक है, 153 के तहत। लेकिन 1956 में संशोधन हो जाता है और ऐसा बोला जाता है कि एक राज्य का एक व्यक्ति जो है, कोई भी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। ऐसा 1956 में जो संशोधन हुआ है उसमें ये कहा गया। तो पहला ये कहा गया था अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 1956 में संशोधन हो जाता है कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। फिर देखिए अनुच्छेद 155, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यहां पे आप देखिए कौन कौन से राज्यपाल हैं। तेलंगाना। तेलंगाना की जो राज्यपाल है उनका नाम है जिष्णु देव वर्मा। क्या नाम है इनका? विष्णु देव वर्मा। इसके अलावा सिक्किम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ओम प्रकाश माथुर। क्या नाम है इनका? ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के तो रामन डेका या फिर जिन्हें रेमन डेका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेमन डेका। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन? रेमन डेका। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर। राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन। पंजाब और चंडीगढ़ के जो प्रशासक अभी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया।
और असम और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार अभी किसे दिया गया है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। और जो पुडुचेरी है उसका जो उपराज्यपाल बना है उसका नाम है के कैलाशनाथन। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको स्लाइड में जो भी चीजें देखी हैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको सारे नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि राज्यपाल में जो भी चेंजेस हुए हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 कब होता है, तो 23 अगस्त 2024 को। हाँ वही, जब 23 अगस्त 2023 को क्या होता है, हमारा चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल होता है, उसी की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। कब, 23 अगस्त 2024 को। उसी टाइम पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी दिया गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला, कौन सा विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये पहला है। ठीक है, तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है, जी पद्मनाभन को। किसको, तो जी पद्मनाभन को मिला है। इसके अलावा विज्ञान टीम कौन सी थी, तो विज्ञान टीम को जो पुरस्कार मिला है वो चंद्रयान 3 की जो टीम थी, जो चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था उसकी जो टीम थी उसको विज्ञान टीम पुरस्कार मिला हुआ है। विज्ञान रत्न तो जी पद्मनाभन को और विज्ञान टीम तो चंद्रयान 3 की टीम को। उसके बाद देखिए जय शाह आपको दिख रहे होंगे। जय शाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, ये पहले क्या थे, तो ये बीसीसीआई के पूर्व सचिव थे। क्या है ये पेशे से, तो बहुत बड़े क्रिकेटर जिनको अच्छे से क्रिकेट खेलने नहीं आता, ये अमित शाह जी के बेटे हैं। ठीक है, तो जय शाह जो कि आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं और ये बीसीसीआई के पूर्व सचिव हैं। सतीश कुमार भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष हुआ सीईओ। कौन है, तो सतीश कुमार जी हैं। आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष, रेलवे में बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं तो ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बना है, सतीश कुमार। फिर दलजीत सिंह चौधरी क्या बने हैं, तो बीएसएफ या फिर सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख बने हुए हैं। क्या, सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख कौन है, तो आपको याद रखना है दलजीत सिंह चौधरी। उसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक कहां पे हुआ है, तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ है। कौन सा संस्करण था, तो 33वां संस्करण था। ये कौन सा है, तो ग्रीष्मकालीन ये पेरिस ओलंपिक है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक। इसका शुभंकर क्या था, तो फ्रीज इसका शुभंकर था। और इसका नारा क्या था, तो गेम्स वाइड ओपन। क्या, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, शुभंकर भी आपको याद रखना है, फ्रीज था, और जो नारा है वो भी आपको याद रखना है गेम्स वाइड ओपन। खेल खुला हुआ है सबके लिए, है ना, ऐसा करके। फिर देखिए कुल खेल कितने थे इसमें, तो टोटल जो स्पोर्ट्स थे वो हैं 32। कितने, 32 स्पोर्ट्स थे। 32 अलग अलग यहाँ पे खेल शामिल किए गए थे। 33वां संस्करण 32 खेल, नारा गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर, फ्रीज पेरिस में हुआ था। भारतीय ध्वजवाहक। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो आपको याद रखना है उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और अंचत शरत कमल थे। कौन, उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और अंचत शरत कमल। समापन में कौन कौन था, तो पीआर श्रीजेश और मनु भास्कर। पीआर श्रीजेश और मनु भास्कर आपको याद रखना है दोनों नाम। कुल पदक कितने मिले हैं, तो टोटल जो पदक मिले हैं वो 6 पदक मिले हैं। 5 कांस्य मिले हैं और 1 रजत पदक मिला हुआ है हमें। देखिए किसको किसको ब्रॉन्ज मिला है, किसको सिल्वर मिला है, ये भी आपको याद रखना है। सिल्वर केवल एक जन को मिला है, किसको, नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, किसमें, भाला फेंक में मिला है। बाकी ब्रॉन्ज मेडल तो ये मनु भास्कर को मिला है। मनु भास्कर और सरबजोत की जो जोड़ी थी 10 मीटर एयर पिस्टल में, उनको मिला हुआ है। अमन सेहरावत को मिला हुआ है कुश्ती के क्षेत्र में। टीम इंडिया को हॉकी में मिला है और स्वप्निल कुसाले को राइफल में मिला हुआ है। डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वप्निल कुसाले का किससे संबंध था, किससे, राइफल से संबंध था। किसमें, तो 50 मीटर राइफल में इन्होंने क्या जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टीम इंडिया हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। अमन सेहरावत का संबंध किससे है, तो कुश्ती से इनका संबंध है। मनु भास्कर का संबंध किससे है, तो एयर पिस्टल से है। विश्व आदिवासी दिवस, ये भी आपको याद रखना है अगस्त माह में, तो 9 अगस्त 2024 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। ठीक है, और विश्व आदिवासी दिवस मनाया कब जाता है, तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब, 12 अगस्त को। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस, 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और यहाँ की अगर बोला जाए राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 कब, 12 जनवरी को। 12
जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जयंती की याद में। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने जितने भी करंट अफेयर देखे, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में जो भी घटनाएं घटित हुई अगस्त माह में, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी है इनको आप अच्छे से बार बार रिवाइज करते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम बाद में करंट अफेयर कवर कर लेंगे तो आप ये भूल कर रहे हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, कुछ चीजें हमें स्किप करना पड़ता है पेपर के टाइम पे, और जो हम स्किप किए रहते हैं हो सकता है कई बार एग्जाम में वही पूछा जाए। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इसको साथ में पढ़ते हुए चलिए। धन्यवाद।